अब यहाँ पे आ जाता है ऑक्सीजन सैग कर्व के लिए। अब नेट रेट जो है हमारे ऑक्सीजन डेफिसिट का, वो फिर हमने यहाँ पे क्या कंक्लूड करा कि भैया एक तो रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन जो हमारा होगा, चूंकि हम यहाँ पे रेट निकाल रहे हैं, ध्यान दो रेट निकाल रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे एडिशन हो रहा है। तो रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन कितने रेट से डीऑक्सीजनेट हो रहा है, और ऐसे ही जैसे हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ रीएरिएशन पे डिपेंड करता है हमारा क्या ऑक्सीजन डेफिसिट, तो यहाँ पर रेट ऑफ रीएरिएशन जितना ज्यादा है, ठीक है, उतना हमारा रेट ऑफ ऑक्सीजन डेफिसिट भी क्या हो रहा था, आ, कम हो रहा था। ठीक, तो यहाँ पर नेट रेट ऑफ ऑक्सीजन डेफिसिट जो है वो दोनों का समेशन होगा, रेट ऑफ रीएरिएशन का भी और रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन का भी। अब यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला पुट कर दूं, जैसे रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन क्या था, -KRD था, तो वो मैंने यहाँ पे पुट किया, तो ये यहाँ पे इसलिए नेगेटिव है। तो एक फॉर्मूला तुम्हारे लिए ये होगा काम का। ठीक, तो अभी तक हमने 3 फॉर्मूले देख लिए जो हमारे काम के हैं। इसके बाद में देख लो, डेफिसिट जो है वो मैक्सिमम होगा, ये इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा रेट ऑफ रिएरिएशन रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन के बराबर हो जाएगा, तब वो मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अब ये जो तुम्हारा कर्व है इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो सॉलिड लाइन इसमें तुम देख रहे हो, ये यहाँ पे सबसे पहले तो देखो वर्टिकल एक्सिस पे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है यहाँ पे तुम्हारा टाइम है। सैग कर्व के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये जो तुम्हारा कर्व आ रहा है ऐसे, सॉलिड वाला जो कर्व है, ये तुम्हारा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है ये। इसके बाद में जो नीचे से तुम ये वाला देख रहे हो, जो डॉटेड वाला कर्व देख रहे हो, ये तुम्हारा क्या है, ये जो तुम्हारा ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है ये वो है। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से रेट ऑफ रीएरिएशन है ये जो आर तुम देख रहे हो, ये तुम्हारा क्या हुआ फिर, ये तो रेट ऑफ रीएरिएशन हुआ ना, ये उसका कर्व। फिर यहाँ पे जो तुम देख रहे हो, यहाँ पे ऑक्सीजन तुम्हारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बिकॉज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन तो बढ़ना चाहिए ना, लेकिन ये तो कम हो रहा है ऐसे। तो यानी कि ये क्या है, रेट ऑफ डिप्लीशन है ऑक्सीजन का, तो ये आरडी होगा तुम्हारा यहाँ पे। ठीक, अब इनमें वैल्यूज तुम देखो, इस पॉइंट पे यहाँ पे टी पॉइंट पे मैं देख रहा हूँ, टी पॉइंट पे यहाँ जो मेरा है ये है dt। ठीक, इसके लिए यहाँ पे हो जाता है ct। अब ये सब क्या है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन यहाँ पे है, और ये जो तुम ऊपर देख रहे हो ये तुम्हारा रेट आ रहा है। नेक्स्ट देख लो, ऐसे ये यहाँ पे डीसी हो जाएगा कब, जब तुम्हारा टाइम था टीसी, तो यहाँ पे तुम्हारा कंसेंट्रेशन हो रहा है सीसी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ अपनी वैल्यूज जो है वो निकाल ली, जैसे कि dt और ct आपस में रिलेटेड है एट टाइम टी, ऐसी डीसी और सीसी जो है आपस में रिलेटेड है एट टाइम टीसी। ठीक, तो ये सब चीजें मैंने निकाल ली। अब देख लो, ये जो यहाँ पे मेरे इक्वेशंस रही हैं, जैसे ये वाला जो मेरा इक्वेशन है यहाँ पे, इसको अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, कुछ कुछ वैल्यूज चेंज करूंगा, तो ये फॉर्मूला जो है ये मेरा यहाँ पे आ जाता है, ये फॉर्मूला मेरा बन जाता है। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला बन जाता है, ये इन टर्म्स ऑफ बेस ई है, ये इन टर्म्स ऑफ बेस 10। तो ये फॉर्मूला तुम लोगों को याद कर लेना, ये ऑक्सीजन डेफिसिट का है निकालने का डायरेक्शन। ठीक, बिकॉज ऊपर फॉर्मूला क्या था तुम्हारा, तो ये डी अपॉन डी टी तक तो तुम आ चुके थे ना, तो तुम्हें इंटीग्रेशन करना होगा तभी तो डी मिलेगा। तो तुम उसको इंटीग्रेशन करोगे, चीजें चेंज करोगे, तो तुम्हारे पास में यहाँ पे ऑक्सीजन डेफिसिट का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे सब चीज सेम है जो तुमने पढ़ रखी है, जैसे कि यहाँ पे देखो टी इक्वल्स टू 0 पे जो तुम्हारा डी है वो डी नॉट हो जाएगा, तो यहाँ पे डी नॉट है, इधर ऐसी यहाँ पे डी नॉट है। बाकी के आर तुम्हें पता है, के डी तुम्हें पता है, टी तुम्हें पता रहेगा, सब चीजें तुम्हें पता रहेंगी, और कुछ यहाँ पे नया नहीं है, तुम इसका आराम से। के आर और के डी कैपिटल में जो तुम यहाँ पे देख रहे हो, जब यहाँ पे कैपिटल में आएगा ना नीचे, तुम्हें एक चीज मैं बताता हूँ समझने का तरीका, कि जब भी नीचे कैपिटल में आएगा तो ये बेस 10 के लिए होगा, और जब भी नीचे स्मॉल में आएगा, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आर स्मॉल में लिख रहा हूँ, और यहाँ पे डी स्मॉल में लिख रहा हूँ, तो ये बेस ई के लिए होगा, ये बेस ई की पहचान है, ये बेस 10 की पहचान। इस तरीके से तुम पहचान सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड स्ट्रीटर फिलिप्स इक्वेशन। ये जो इक्वेशन तुम्हारी है दोनों, ये स्ट्रीटर फिलिप्स इक्वेशन कहलाती है। ठीक, आगे देखो भी, अब 10 माइनस के डी टी, ये तुम्हारे काम की चीज है। ये हम डायरेक्टली जो रिप्लेस कर रहे हैं वो ऐसे रिप्लेस कर रहे हैं, बिकॉज ये क्या होता है, बेस 10 जो है ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तुम्हारे बेस ई के बराबर होता है। बेस 10 में सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ, बाकी सबके नहीं, सिर्फ इतने की बात। अब एक यहाँ देखो, ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, ये तुम्हारा जो के डी है, 30 डिग्री सेल्सियस को तुम कैसे निकालोगे, ये देखो यहाँ पे 1.047 टी माइनस 20, इसको तुम पढ़ चुके हो, लेकिन तुम के आर के बारे में नहीं जानते। तो के आर के लिए जो तुम्हारा फॉर्मूला है वो है, देखो यहाँ पे
1.016 टी माइनस 20, और ऑब्वियसली यहाँ पे इंटू के तो तुम्हें करनी है, के डी यहाँ पे करना है, जो तुम्हारा पहले वाला होगा वो तो तुम्हें यहाँ पे करनी है। चलो अब यहाँ पे तुम्हारा क्या है, क्रिटिकल टाइम एट विच डीओ इज मिनिमम। क्रिटिकल टाइम तुम्हारा क्या है, यहाँ पे देखो, ये तुम देख सकते हो, यहाँ पे तुम्हारा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या है, मिनिमम है ना। तो यहाँ पे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मिनिमम है, तो ये हो गया क्रिटिकल टाइम। इस जगह पे तुम्हें ये क्रिटिकल टाइम का वैल्यू और क्रिटिकल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन दोनों निकालना है। तो ये देखो, पहले तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले तो क्रिटिकल टाइम निकालोगे, देन वो वैल्यू तुम कहाँ पे पुट कर दोगे, ये जो तुम्हारे पास में यहाँ पे टाइम है यहाँ पे पुट कर दोगे, ये टीसी पुट करना है यहाँ पे, तो तुम्हारे पास में क्रिटिकल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे टीसी कैसे निकाला जाएगा, 1/KR माइनस KD लॉग टाइम, और फिर ये इतना बड़ा सा जो फॉर्मूला है ये होगा। अब ये जो यहाँ पे KR/KD है, इसको भी हम एक नाम देते हैं, वो अभी आगे आएगा। तो देखो, दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम डी इक्वल टू जीरो करके हम कर लेते हैं, डी बाई डी टी इक्वल टू जीरो करते हैं, और इससे हम क्या निकालते हैं, अपने क्रिटिकल टाइम निकालते हैं। चलो अभी देखो, ये क्रिटिकल ऑक्सीजन डेफिसिट, दैट इज मैक्सिमम ऑक्सीजन डेफिसिट, वो हमारा क्या होता है, टीसी का फॉर्मूला एक हमारे पास में ये आ गया। यहाँ ये जो है, ये है 10⁻⁻KD/TC। तो ये प्रिंटिंग का थोड़ा सा मिस्टेक है, दोबारा ठीक। तो डीसी का फॉर्मूला मैंने लिख दिया। ऐसे ही इस ऊपर वाली इक्वेशन को रीअरेंज हम कर लेते हैं। ये जो मैं अभी बता रहा था कि KR/KD को भी हम एक टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो होता है एफ। इसको हम कहते हैं सेल्फ प्योरिफिकेशन कांस्टेंट। तो ऊपर वाली को हम इस टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ऊपर वाली कौन सी को, तो तुम्हारी ये वाला यहाँ पे इक्वेशन है, ठीक है, इसको तुम रीअरेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो, बस ये ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। नीचे वाला, अब डिस्पोजल जो तुम्हारा है वेस्ट वाटर का लेक्स में, वो कैसे होता है, क्या हो रहा है वहां पे, कौन कौन से जोन्स बन रहे हैं जब तुम डिस्पोजल करते हो वेस्ट वाटर का लेक में, तो कौन कौन से जोन्स बनते हैं। तो ट्रीटेड और अनट्रीटेड जो तुम्हारा सीवेज होता है, वो तुम्हारे रिवर के अंदर तो डिस्पोज हम कर सकते हैं, ठीक। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे लेक का जो हमारा पॉल्यूटेंट है, वो फिर वो क्या है, मेन पॉल्यूटेंट क्या है, तो फॉस्फोरस होता है। फॉस्फोरस हमारा मेन पॉल्यूटेंट होता है, वो चाहे लेक में हो चाहे वो रिवर में हो, दोनों में होता है। बिकॉज फॉस्फोरस एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से क्या है ना, कि ग्रोथ बढ़ जाती है वहां पे, जो तुम्हारे एल्गे घास फूस है होते हैं वो सब बढ़ जाते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन होना शुरू हो जाता है बेसिकली। अभी बताता हूँ स्ट्रेटिफिकेशन। अब बायोलॉजिकल जोन्स देख लो लेक्स में क्या होता है। ये बायोलॉजिकल जोन्स तुम्हारे प्री में आ सकते हैं, मेंस में हो सके मेंस में भी लिखवा ले, छोटा सा एक शॉर्ट नोट की तरह से, कि डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल जोन्स इन लेक्स, तो हो सकता है उसमें भी आ जाए। तो यहाँ पे अब सबसे पहले होता है हमारे पास यूफोटिक जोन। यूफोटिक जोन कौन सा होता है, ये होती है अपर लेयर, लेक की अपर लेयर होती है, जिसके थ्रू सनलाइट जो है वो पास हो रही होती है, ठीक। इस जोन की जो डेप्थ होती है वो कम हो जाती है, कम हो सकती है अगर टर्बिडिटी वहां पे ज्यादा है, तो इसकी जो डेप्थ है वो कम हो जाएगी। यानी कि सनलाइट जो है वो नीचे तक नहीं पहुंचेगी, जहां तक सनलाइट पहुंच रही है उतना जोन हमारा कौन सा यूफोटिक जोन होता है। मान लो यहाँ तक सनलाइट पहुंच रही है, यहाँ पे तुम्हारा सन है, यहाँ तक तुम्हारी लाइट जो है वो पहुंच रही है, तो ये तुम्हारा यूफोटिक जोन होगा। अगर इसी में तुम्हारी टर्बिडिटी बढ़ जाए, तो टर्बिडिटी बढ़ जाने की वजह से सनलाइट जो है वो कहीं ऊपर तक ही पहुंचेगी, तो तुम्हारे यूफोटिक जोन की जो डेप्थ है वो अफेक्ट हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है लिटोरल जोन। तो ये जो जोन है ये शोर के नजदीक होता है, जहां पे तुम्हारे प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं लिटोरल जोन, ठीक। ये जो जोन है ये यूफोटिक जोन के आगे एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक। तुम्हारा यूफोटिक जोन होता है, वहीं पे तुम्हारा लिटोरल जोन भी साथ साथ होता है, ठीक। नेक्स्ट देखो, बेंथिक जोन, जो तुम्हारे बॉटम सेडिमेंट्स होते हैं लेक में, वो बैक्टीरिया को कंटेन करते हैं, ठीक, और वो डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे ही वो सेटल डाउन होते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसमें काम करना शुरू कर देते हैं, उनके मरते ही काम करना शुरू कर देते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और उसको जो है सारे को डिकम्पोज कर देते हैं। तो ये होता है हमारा सबसे नीचे वाला, एकदम लास्ट वाला, ठीक है। मान लो ये हमारा क्या है, बेड है, तो यहाँ पे हमारा कहीं होगा बेंथिक जोन। तो तुम लोग समझ ही गए हैं, तीन जोन है हमारे पास में, तीनों जोन कौन कौन से हैं,
एक यूफोटिक जोन है जिसमें सनलाइट आती है, लिटोरल जोन है जहाँ पे मतलब जब प्लांट्स ग्रो करते हैं, एक बेंथिक जोन है जो एकदम बॉटम पे होता है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे होते हैं, डीके कर रहे होते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। ठीक, तो ये 3 जोन्स हो गए। इसके बाद में प्रोडक्टिविटी देख लो लेक। तो जो प्रोडक्टिविटी है वो एक मेजर होती है। ठीक है, क्या मेजर होती है, उसकी एक एबिलिटी जो है उसका मेजर करती है। कैसी एबिलिटी, जो तुम्हारा फूड चेन है उसको वो कितना सपोर्ट कर सकता है, कोई भी लेक जितना सपोर्ट कर सकता है उस लेक की उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी है। फूड चेन से मतलब भैया वहां पे फिशेस भी होंगी, सिर्फ एक ही चीज को काउंट नहीं करना है, वहां पे बहुत सारी चीजों को काउंट करना है, फिशेस भी, जो तुम्हारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनको भी, तो बहुत सारी चीजें वहां पे होंगी। ठीक है, फिशेस के अलावा जो और दूसरे क्रिएचर्स होंगे उनकी भी। तो जितना ज्यादा प्रोडक्टिव होगा उतना ज्यादा तुम्हारा वहां पे क्या होगा, फूड चेन अच्छा होगा। देख लो एल्गल ग्रे, तो जो तुम्हारा एल्गी है उसका ग्रोथ अगर बढ़ेगा तो वाटर क्वालिटी ऑब्वियसली क्या होगा, कम होगा। ठीक, क्योंकि ये क्या करता है भैया, ऑक्सीजन में तो इसका इतना कंट्रीब्यूशन है नहीं, जितना ऑक्सीजन बना रहा है उतने ऑक्सीजन एक तरीके से खुद डिप्लीट कर देता है। अब ये क्या करेगा, क्योंकि सरफेस पे रहता है तो ये सनलाइट को पास नहीं हो देता, तो फिर यहाँ पे वाटर की क्वालिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट देखो, डिपेंडिंग अपॉन द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी द लेक्स कैन बी क्लासिफाइड एज। अब जैसे जैसे तुम्हारा लेक्स का प्रोडक्टिविटी बढ़ता जाता है उस तरीके से लेक्स भी जो होते हैं वो क्लासिफाई किए जाते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारे पास में 4 तरह के लेक्स होते हैं। एक होता है ओलिगोट्रॉफिक, ये नाम याद रखना, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है इनके ऊपर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, प्री में क्वेश्चन आया हुआ था। ईएससी में तो मैंने इसका देखा है, और भी शायद एक आध जगह पे मैंने देखा है जो तुम्हारे एई के एग्जाम्स होते हैं वहां पे। देखो ओलिगोट्रॉफिक होता है सबसे पहला, एक होता है मेसोट्रॉफिक, एक होता है यूट्रॉफिक, एक होता है सेंसेंट। तो यहाँ पे 4 हमारे पास में जो है 4 तरह के लेक्स हो जाते हैं। तो एक इसको देखो ओलिगोट्रॉफिक को। ओलिगोट्रॉफिक जो होता है इसकी लो प्रोडक्टिविटी होती है, बिकॉज यहाँ पे जो सप्लाई हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का वो कम हो रहा है। एक होता है यहाँ पे मेसोट्रॉफिक। मेसोट्रॉफिक में क्या होता है, यहाँ पे एल्गल ग्रे जो ग्रोथ है यहाँ पे वो कम होती है, यानी कि यहाँ पे मीडियम प्रोडक्टिविटी। एक यूट्रॉफिक होता है, ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, एल्गे ग्रोथ यहाँ पे ज्यादा हो गई। टेंसेंट है, रिप्रेजेंट्स अ वेरी ओल्ड लेक, बहुत पुराना जो लेक होता है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये लेक ऑलमोस्ट मार्शी हो चुका होता है, मतलब एक तरीके से पूरा इसके ऊपर जो घास फूस है वो बन जाता है, काई वाई जम जाती है, तो उसको कहते हैं सेंसेंट। तो सबसे पहले ओलिगोट्रॉफिक, फिर मेसोट्रॉफिक, फिर यूट्रॉफिक, फिर सेंसेंट। ठीक है, इसमें तुम इस तरीके से भी याद कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मेसोट्रॉफिक में लिखा है ME, और यहीं पे बन रहा है मीडियम, तो इस तरीके से मैं इसको याद कर लेता हूँ, तो ये मेरा मीडियम एल्गल ग्रोथ जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस तरीके से तुम जो है वो याद कर सकते हो। अब यहाँ पे ओलिगोट्रॉफिक जो है, क्योंकि तुम सबसे पहले कोई भी जगह पे, जैसे सपोज ये ओरिजिन है, इसको तुम किससे रिप्रेजेंट करते हो, ओ से रिप्रेजेंट करते हो ना ओरिजिन को, और उस ओरिजिन से अपने डिस्टेंस देते हो, यानी कि शुरुआत ओरिजिन से करते हो। तो O4 मैंने यहाँ पे ओरिजिन बनाया था, तो मुझे पता है कि ओलिगोट्रॉफिक सबसे पहले आएगा, देन मेसोट्रॉफिक आएगा, फिर मेरा कौन सा आता है, मुझे यूट्रॉफिक जो है मैंने याद नहीं करा कभी, मैंने सीधा सेंसेंट याद करा था। यूट्रॉफिक मुझे अपने आप जो है पता चल जाता था कि यूट्रॉफिक क्या है। सेंसेंट देखो मैंने कैसे याद किया वो बता देता हूँ। भैया अगर तुम ABCD में, ट्रिक्स बता रहा हूँ ये, जो तुम्हारे अल्फाबेट्स हैं, एस जो है यहाँ पे देख लो सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, इन चारों में जो एस है वो सबसे लास्ट में आता है, तो यानी कि सेंसेंट सबसे लास्ट में आता है, सबसे बूढ़ा एकदम सबसे लास्ट में आएगा सेंसेंट। ठीक है, ओलिगोट्रॉफिक सबसे पहले, मेसोट्रॉफिक यानी कि मीडियम वाला है वो पहले आ जाता है, ओ सॉरी ओलिगोट्रॉफिक के बाद में आ जाता है, सेंसेंट सबसे लास्ट में आएगा, और फिर जो बचा उसको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से इनको याद किए थे, तुम भी ऐसे याद कर सकते हो। अब यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है ये चैप्टर खत्म हो गया। अब इसके बाद में इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे, वो न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर इस चैप्टर के बाद में सीवेज डिस्पोजल के बाद हमारे पास में जो बाकी के हमारे चैप्टर रह जाते हैं, एक जो इम्पोर्टेंट चैप्टर जो थोड़ा सा टाइम लेगा वो होगा हमारे पास में सीवेज ट्रीटमेंट का। एक चैप्टर और होता है डिजाइनिंग ऑफ सीवेज सिस्टम, वो 2 दिन लेगा, वो इसके बाद हम करेंगे, वो 2 दिन लेगा। और फिर उसके बाद में आएगा सीवेज ट्रीटमेंट जो कि ले सकता है 4 से 5 दिन। उसके बाद में तो फिर हमें ज्यादा टाइम कुछ लगेगा नहीं, फिर तो कंप्लीट हो गया हमारा environment। अभी 2-3 चैप्टर बचे हुए हैं, बस ये है। 2 से 3 चैप्टर जो सबको पढ़ने होते हैं, उन 2 से 3 चैप्टर के बाद में मैं तो बता दूं स्पेसिफिक कुछ चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन हो गया, और हमारे पास में हो जाता है नॉइज पोल्यूशन। अब ये चैप्टर किसी किसी को पढ़ने होते हैं, हर किसी को नहीं पढ़ने होते हैं।
ठीक है, तो अभी जो हमारे पास में चैप्टर बचे हैं वो चैप्टर मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। चैप्टर 8 है अभी हमारे पास, वो है डिजाइन ऑफ सीवेज सिस्टम। डिजाइन ऑफ सीवेज सिस्टम पॉसिबली इसमें जो है हम 2 दिन लेंगे। फिर हमारे पास में आता है यहाँ पे चैप्टर 9। चैप्टर 9 में हमारे पास में आता है सीवेज ट्रीटमेंट। ये जो है ये बड़ा है, ये ले सकता है 5 दिन के आसपास। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारे पास में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, चैप्टर 10। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये ले सकता है यहाँ पे हमारे पास में 1 दिन में हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमें ये मान लो कि लगभग हम 1 वीक के अराउंड में अपना एनवायरनमेंट खत्म कर लेंगे। इसके बाद अब जो रह जाता है वो एक तरीके से मिसलिनियस तुम काउंट कर सकते हो। एक होता है एयर पोल्यूशन का चैप्टर, और एक होता है हमारे पास नॉइज पोल्यूशन का चैप्टर। अब ये जो 2 चैप्टर्स हैं ये किनको पढ़ने हैं वो मैं बता रहा हूँ। ये 2 चैप्टर्स उनको पढ़ने हैं जो गेट और ईएससी के लिए जा रहे हैं। ठीक है, और जो एई के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी ये थोड़ा बहुत जो है आ जाता है, बिकॉज गेट और ईएससी में पूछ रहा है और वही पैटर्न अब कॉपी हो रहा है एई में, तो वहां भी आने लगा है। पहले भी आया करता था लेकिन पहले कम आता था, अब थोड़ा सा ये इसका बढ़ा दिया है रेशो। तो ये चीज है। लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखें बाकी सब चैप्टर से जितने अभी तक हमने कर लिए उनके कंपैरिजन में आज भी बहुत कम है। तो तुम यहाँ पे लक की इधर से ट्राई कर सकते हो, जो एई वाले हैं वो ट्राई कर सकते हैं कि भैया एयर पॉल्यूशन नॉइज पॉल्यूशन ना पढ़ो, लेकिन मैं कोई बात नहीं, इसको भी करवा दूँ। अब ये जितना हमने यहाँ पे एनवायरनमेंट किया है मैं तुम्हें बता दूं हमने बहुत अच्छे से किया है। ये एनवायरनमेंट तुम्हें कहाँ पे हेल्प करेगा, अभी एक वैकेंसी है बिहार की जो असिस्टेंट सैनिटरी ऑफिसर करके है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा नाम, कुछ इसी तरह का था। उस वैकेंसी में एनवायरनमेंट पूछा गया है, पूरा पूरा एनवायरनमेंट डिटेल में पूछा गया है। और 1-2 टॉपिक्स और एक्स्ट्रा हैं जैसे कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, वो भी पूछे गए हैं। तो ये वहां पे तुम्हें बड़ा हेल्प करेगा। पूरा एनवायरनमेंट जो है मैंने कवर कर दिया है, जो बाकी का बचेगा डिटेल में कवर कराया यहाँ तक सारा। यहाँ से क्वेश्चन जो है आ जाएंगे। ठीक है, एक EIA का भी मैं लेक्चर बना दूंगा और वो भी फिर तुम्हारे लिए रेडी हो जाएगा सब कुछ। ये है।